वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 9 साइंस का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है टिश्यूज इन एक्शन ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले की चैप्टर की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। अब लेफ्ट साइड में जो बॉक्स दिया है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। थिंक इट ओवर। बेसिकली यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर के अंदर फाइंड आउट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ इज द स्टडी ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज सिग्निफिकेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द लाइफ प्रोसेसेस एंड ह्यूमन वेलफेयर। सेकंड चैप्टर में हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था, इस चैप्टर में हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि ये चीज़ हम पढ़ क्यों रहे हैं। ये जो सेल या टिश्यूज की स्टडी है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, ऐसे प्रोसेस जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है, जैसे न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड अपनी बॉडी में ले जाता है, फिर उसका डाइजेशन वगैरह, फिर उस फूड से एनर्जी निकालने वाला जो प्रोसेस है दैट इज़ रेस्पिरेशन, मटेरियल का ट्रांसफ़र इधर से उधर जाए, ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम, बॉडी में जो वेस्ट जनरेट हो रहा उसके बाहर निकलने वाला सिस्टम। तो ये सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं कि नहीं। तो लाइफ प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने में और ह्यूमन वेलफेयर के लिए, इंसान को इससे फ़ायदा हो, तो उसके लिए ये सेल और टिश्यूज़ की स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है। भाई ज़रूरी है तभी तो पढ़ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन ये है कि क्यों ज़रूरी है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, हाउ आर टिश्यूज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफरेंट एंड वाई। प्लांट्स और एनिमल्स में जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो कैसे वो डिफरेंट होते हैं, क्यों डिफरेंट होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। हाउ इज द डिवीजन ऑफ लेबर एट वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रिलेटेड विद दियर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अलग अलग पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है। मतलब अलग अलग ऑर्गन्स हैं, सबका अलग अलग काम है। इसी तरह से अलग अलग टिश्यूज़ हैं, सबका अपना अलग अलग काम है। डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, उनका भी अपना काम बटा हुआ है कि भाई इन सेल्स को ये वाला काम करना है, वो वाले जो सेल हैं वो ये काम करेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, उनका जो काम है, फंक्शन है, वो भी बटा हुआ है। इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, यानी जो काम होना है उसको बांट दिया गया कि भैया तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो अलग अलग लेवल्स पे है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सबसे बेसिक वाला लेवल होता है सेल। एक जैसे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह से कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये पूरा जो सेल से लेके एक ऑर्गेनिज्म तक का लेवल है, इसी को हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो डिवीजन ऑफ लेबर अलग अलग लेवल पे होता है। मतलब सेल के हिसाब से काम बटा होता है कि भाई ये वाले सेल ये काम करेंगे, इन सेल का वो काम है। इसी तरह से जो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं उनका भी काम बटा हुआ है कि भाई ये वाला टिश्यू ये काम करेगा, वो वाला टिश्यू वो काम करेगा। इसी तरह से जो ऑर्गन्स हैं उनका भी काम बटा हुआ है। हार्ट का काम अलग है, लंग्स का काम अलग है, किडनी का अलग काम है। तो अलग अलग लेवल पे डिवीजन ऑफ लेबर हमको देखने को मिलता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि उनका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो किस तरह से कोरिलेटेड है डिवीजन ऑफ लेबर से। यानी आप देखोगे इस चैप्टर के अंदर कि जो फंक्शन वो सेल या टिश्यू या ऑर्गन परफॉर्म कर रहा है उसका स्ट्रक्चर उसी हिसाब से डिज़ाइंड है। जो काम उसको दिया गया है वो इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके अंदर वो एबिलिटी है उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो ये जो 3 क्वेश्चन है इनके आंसर आपको इसी चैप्टर में मिलेंगे। लाइफ बिगिंस व्हेन अ सिंगल सेल डिवाइड्स इटसेल्फ सेवरल टाइम्स टू गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। लाइफ की जो बिगिनिंग है, जिंदगी की जो शुरुआत है, वो एक सिंगल सेल से होती है। एक सेल होता है स्टार्टिंग में, फिर यही सेल डिवाइड होकर 1 से 2 हो जाता है, 2 से 4 हो जाता है। इस तरह से डिवाइड करता जाता है कई बार और ढेर सारे सेल बन जाते हैं। These cells gradually form the skin for protection, muscles for movement, bones for support, nerves for control and coordination, and all other organs. तो देखो, स्टार्टिंग में तो एक ही सेल होता है, लेकिन वो कई बार डिवाइड करता है और ढेर सारे सेल बन जाते हैं। फिर जैसा कि हम सेकंड चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं कि सेल्स के अंदर क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिक मटीरियल होता है, डीएनए होता है, उसका अलग अलग जो पार्ट है वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, इसको हम जीन्स कहते हैं। तो एक सेल से ढेर सारे सेल बन गए डिवाइड होके। अभी स्टार्टिंग में जो ढेर सारे सेल हैं वो एक ही जैसे हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि अलग अलग सेल में अलग अलग तरीके के जो जीन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और फिर अलग अलग इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। जिस सेल में जो जीन्स एक्टिवेट होगा वो उसी हिसाब से इंस्ट्रक्शन देगा कि ये जो सेल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसका फंक्शन कैसा होना चाहिए। तो फिर जाके सेल के अंदर डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। यानी अब सेल अलग अलग टाइप में कन्वर्ट हो रहा है। तो धीरे धीरे कुछ सेल स्किन सेल्स में बदल जाते हैं। ये जो स्किन है वो क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। अब कैसे प्रोटेक्शन देती है इसके देखो कई सारे रीज़न है। एक मैं आपको बता देता हूँ समझने के लिए। अगर हमारी बॉडी में स्किन ना हो
तो जो पैथोजेंस हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंजाई, ये जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाएं और हमें इन्फेक्ट कर दें। स्किन हमको बहुत हद तक इन पैथोजन से बचाती है। तो कुछ सेल स्किन सेल्स में कन्वर्ट हो गए जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कुछ सेल्स मसल सेल्स में कन्वर्ट हो गए, ये जो मसल्स है वो हमको मूवमेंट में हेल्प करता है। इसी तरह से कुछ जो सेल्स थे वो बोन सेल्स बन गए, बोन्स क्या करती है, हमको सपोर्ट करती है। इसी तरह से कुछ नर्व सेल्स में कन्वर्ट हो गए, ये जो नर्व्स हैं ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमको हेल्प करती है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या, देखो सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, जैसे आप किचन में गए, कोई गर्म बर्तन रखा था, आपको पता नहीं था कि भाई ये बर्तन गर्म है, आपने उसको छू लिया। जैसे ही टच करोगे एकदम गर्म जो बर्तन है, क्या होगा, विद इन सेकेंड्स, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर आपका जो हाथ है वो तुरंत हट जाएगा। और ये जो एक्शन है वो इतना फास्ट होता है कि जब आपका हाथ हट जाता है तब आपको एहसास होता है कि अरे ये तो गर्म था, मतलब आपने टच किया तुरंत हाथ हट जाता है। तो वहां पर क्या हुआ, हाथ हटाने का डिसीजन आपने नहीं लिया, सोच समझ के डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि अगर सोच समझ के लेते तो उसमें थोड़ा और टाइम लग जाता। मतलब आपने उस बर्तन को छुआ, आपको लगा रही तो गर्म है, क्या करना चाहिए, हटा लेना चाहिए, इतने में तो आपका हाथ जल जाएगा। तो यहाँ पर स्पेशल टाइप के जो सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो क्या करते हैं, आपके हाथ की जो मसल्स हैं उसको कंट्रोल करते हैं। यानी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर ये खुद कंट्रोल करते हैं, ऑटोमेटिक ये काम हो जाता है। मतलब आपको सोचना नहीं पड़ा कि यार गर्म है इसको हाथ हटा ले, ऑटोमेटिकली आपका हाथ हट गया। इसी तरह से जब कोई काम मिलजुल कर होता है, एक साथ होता है, उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई चीज़ लिख रहे हो, मान लो क्लास में टीचर कुछ बोल रहे हैं और आप नोट्स बना रहे हो, लिख रहे हो, तो उस केस में आप सुन भी रहे हो, आपके ईयर भी वर्क कर रहे हैं, जो कॉपी है उसकी तरफ आप देख भी रहे हो, आपका हाथ भी चल रहा है। तो यहाँ पर चीज़ें कोऑर्डिनेशन से हो रही कि नहीं, एक तरफ सुन रहे हो, देख रहे हो, हाथ से लिख रहे हो। तो जो नर्व्स हैं वो आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे करके और भी जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं। दिस प्रोसेस इज सो इंट्रिकेट दैट इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द नेचर्स ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल्स। अब ये जो प्रोसेस है, यानी एक सेल से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाना, तो ये प्रोसेस इतना इंट्रिकेट है, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स, इतना डिटेल्ड है कि इसको कंसीडर किया जाता है नेचर का ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल्स। यानी किसी चमत्कार से कम नहीं है कि एक सेल से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाना, जो अपने आप में कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। रिसर्चर्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, रेप्लिकेट एंड मॉडिफाई दिस प्रोसेस फॉर ह्यूमन वेलफेयर। अब जो रिसर्चर्स हैं वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वो समझें इस प्रोसेस को, यानी कैसे वो जो सेल है वो पूरा वो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम पूरी तरह से इसको समझ पाए तो उससे जानते हो क्या होगा, उस प्रोसेस को हम रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। भाई अगर हमको समझ में आ गया कि ये काम ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको चाय बनाना नहीं आता, आपने देख लिया जाके किचन में मम्मी को एक बार चाय बनाते हुए कि यार ये चीज़ डल रही है, ऐसे इतनी देर तक पका रहे हैं, तो जब देख के समझ जाओगे, सीख जाओगे, तो आप भी उसको रेप्लिकेट कर सकते हो कि नहीं, आप भी चाय बना सकते हो। तो उसी तरह से नेचर किस तरह से वर्क करती है, ये प्रोसेस कैसे होता है, अगर पता चल जाएगा तो उसको हम भी कॉपी कर सकते हैं। यानी उस केस में हम भी कोई ऑर्गेनिज्म बना लें, या एटलीस्ट कोई ऑर्गन ही बना लें। मान लो किसी का हार्ट एकदम खराब हो गया और अब यह है कि बंदा जिंदा नहीं रह पाएगा क्योंकि इसका हार्ट अब वर्क नहीं कर पा रहा सही से। तो अगर इस प्रोसेस को हम समझ पाए तो इसकी वजह से आगे चल के ऐसा हो सकता है कि एक रियल का हार्ट हम बना पाएँ जो उस डिफेक्टेड हार्ट को रिप्लेस कर सके। इसी तरह और पार्ट्स जो खराब हो जाते हैं जिसकी वजह से लोगों की जान चली जाती है, उनको हम बचा सकते हैं। या कोई ऑर्गन खराब हो रहा है तो उसमें मॉडिफिकेशन करके, चेंज करके उस इंसान को हम बचा सकते हैं। तो इस तरह से जो ह्यूमन वेलफेयर है, इंसान का भलाई का जो काम है वो भी हो जाएगा। मतलब कुल मिला के बात ये है कि इससे इंसान का फायदा होगा, इसीलिए ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। टू डू सो इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट गवर्न ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये करने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि हम अंडरस्टैंड करें जो नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, मतलब ऐसे प्रोसेस जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं, नेचुरली अपने आप से वो सिस्टम बना हुआ उसी हिसाब से वर्क कर रहे होते हैं। तो ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, कैसे ग्रोथ होती है प्लांट और एनिमल्स के अंदर, कैसे उनका डेवलपमेंट होता है, इसको हमको सबसे पहले समझना होगा। वॉट मेक्स सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से सेल्स ग्रुप होके एक टिश्यू बना लेते हैं। वाई डू सम टिश्यूज ग्रो थ्रू आउट द लाइफ वाइल अदर्स डू नॉट, ऐसा क्यों होता है कि कुछ जो टिश्यूज हैं वो पूरी जिंदगी ग्रो करते रहते हैं, वही कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसा नहीं करते। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, इन्हीं के आंसर हम आगे देखेंगे। इन चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ यू हैव लर्न दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये आपने पढ़ा है कि सेल बेसिक यूनिट है लाइफ की। मैनी सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत ढेर सारे सेल्स होते हैं, वही आपस में मिलके वो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इन ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर इज अ हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में
एक हायरार्की होती है, मतलब एक सीक्वेंस होता है, कई लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ये भी मैंने आपको बताया ना, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम वाला। सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप परफॉर्म सिमिलर फंक्शन ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। अब वो सेल्स जो एक ही जैसे हैं और एक ही जैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये ग्रुप होके टिश्यू बनाते हैं। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स। इसी तरह से एक से ज़्यादा तरीके की जो टिश्यूज हैं वो आपस में मिल के ऑर्गन्स बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं वो मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इसके अंदर स्टमक भी है, इंटेस्टाइन भी है, लीवर है, पैंक्रियाज है। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, इसके अलावा और भी मिलके पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो अलग अलग ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। अब जो अलग अलग तरीके के ऑर्गन सिस्टम हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये सिस्टम मिलके पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कई तरीके के ऑर्गन सिस्टम होते हैं। हर ऑर्गन सिस्टम में कई तरीके के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑर्गन कई तरीके के टिश्यूज को मिला के बना होता है। हर जो टिश्यू है वो एक ही जैसे सेल से मिलके बना होता है। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज हैं। किसी एक टिश्यू को ले लोगे तो उसके अंदर जो सेल्स होंगे वो एक ही जैसे सेल्स होंगे। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल फंक्शंस ऑफ लाइफ। वहीं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसा कि अमीबा हो गया, ये क्या होता है, सिर्फ एक ही सेल का बना होता है। तो वही जो एक सेल है उसी को सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं लाइफ के। अब जैसे मैं भी अमीबा की ही तरह हूँ, यानी इस चैनल का सारा काम मैं ही करता हूँ। क्या पढ़ाना है ये मुझे ही डिसाइड करना है। लेक्चर रिकॉर्ड करने का काम भी मेरा है, एडिट करने का काम, वीडियो अपलोड करना हो, कमेंट का रिप्लाई करना हो, थंबनेल बनाना हो, A to Z सारा काम मैं ही करता हूँ। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। वहीं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, इसमें अलग अलग ग्रुप होता है सेल्स का, जिसका अलग अलग फंक्शन है। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज टिश्यू या डिफाइन टिश्यू, तो उसके आंसर में आप ये लिख देना कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या है, सेल्स का एक ग्रुप है। कौन से सेल्स, जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर है, यानी सिमिलर स्ट्रक्चर वाले जो सेल्स हैं उन्हीं का ग्रुप है। ये जो सेल्स हैं वो एक साथ काम करते हैं ताकि एक जो स्पेसिफिक फंक्शन है, कोई खास काम, वो उसको परफॉर्म कर सकें। द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज लीड्स टू द डिवीजन ऑफ लेबर विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी एंड इनेबल्स इट टू कैरी आउट कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेसेस। अभी जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से लेबर का डिवीजन हो जाता है। मतलब काम बढ़ गया कि भाई ये वाले टिश्यू को ये काम करना है, उसको वो काम करना है। तो कई तरीके के टिश्यूज हैं, सबका अपना काम है। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। क्या मतलब, जैसे मान लो एक बंदा है, उसको 10 तरीके के काम आपने दे दिया कि भाई तुमको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो अगर कई सारी चीज़ें करेगा तो वो उतने अच्छे से सारे काम को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर 10 काम है और उसके लिए 10 अलग अलग लोग हैं, तो होगा ये कि एक बंदा जिसको एक काम मिला होगा वो उस काम को करते करते एकदम परफेक्ट हो जाएगा, एकदम एक्सपर्ट हो जाएगा। तो वो काम बड़ी आसानी से बड़ा फास्ट कर पाएगा। तो इससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वो काम और बेहतर तरीके से हो पाएगा। और इसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स से लाइफ प्रोसेसेस हैं वो कैरी आउट हो पाते हैं, क्योंकि लाइफ के अंदर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। अगर एक ही तरह का टिश्यू होगा तो वो सारे काम कैसे कर पाएगा, मुश्किल होगा। लेकिन अगर डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा तो ये जो कॉम्प्लेक्स सा लाइफ प्रोसेस है वो आसानी से हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन एनिमल्स मसल टिश्यू इनेबल्स मूवमेंट एंड नर्वस टिश्यू कैरीज मैसेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जैसे एनिमल का एग्जाम्पल ले लें तो एनिमल्स के अंदर जो मसल टिश्यू है वो मूवमेंट में मदद करते हैं। वही जो नर्वस टिश्यू है वो क्या करता है, मैसेज कैरी करता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक। वहीं प्लांट्स की बात कर लें तो जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं, जैसा कि जाइलम हो गया, ये क्या करता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब वाटर और मिनरल को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो काम कौन करता है, जाइलम करता है। इसी के थ्रू वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है। वहीं जो फ्लोएम है उसका काम है फूड का ट्रांसपोर्ट करना। फूड इधर उधर जाना है तो वो किसके थ्रू होगा, जो फ्लोएम है उसके थ्रू। ये एक तरह का टिश्यू है। अब इनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर सब दिया हुआ है आगे। तो अब स्टार्ट होता है अपना फर्स्ट टॉपिक 3.1, वाई आर प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज डिफरेंट। अब ये जो प्लांट और एनिमल टिश्यूज हैं ये डिफरेंट क्यों होते हैं। इन चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ यू कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल्स एंड स्टडीड द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो सेकंड चैप्टर में हमने प्लांट और एनिमल सेल्स को कंपेयर किया था, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको स्टडी भी किया था। जैसे एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, इनमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं। प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है, वैक्यूल्स बड़े होते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हमने देखी थी कि नहीं। मोस्ट प्लांट्स आर फिक्स्ड इन वन प्लेस एंड डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक एनिमल्स। अब बहुत से जो प्लांट
वो एक जगह फिक्स रहते हैं, मतलब वो मूव नहीं करते, एक जगह दूसरी जगह नहीं जाते जैसा कि एनिमल्स करते हैं। दे नीड सपोर्ट टू स्टे फर्म एंड अपराइट। अब प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, इसीलिए उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो फर्म रहें, अपनी जगह फिक्स रहें और सीधे खड़े रहें। प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल दैट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। तो ये चीज़ आपने पढ़ी है कि प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल होती है, यही रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। मतलब इसी की वजह से प्लांट का जो प्रॉपर शेप है वो मेंटेन रहता है और इसी की वजह से प्लांट सीधे खड़े रह पाते हैं। अदरवाइज प्लांट सीधे खड़े नहीं रह पाएँ। भाई प्लांट के अंदर कोई बोन्स तो होती नहीं जिसकी वजह से वो अपना प्रॉपर शेप मेंटेन रख सकें, तो वो सीधे खड़े रह सकें, उनका शेप आसानी से चेंज ना हो सके। इसीलिए प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल होती है और ये जो सेल वॉल है वो उनको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। अब ज़रा सोचो, कोई प्लांट जब ग्रो होकर प्रॉपर ट्री बन जाता है, जैसे मैंगो ट्री है, नीम ट्री है, उसको आप अगर धक्का मारो, ताकत लगाओ तो उसको हिला नहीं सकते। यहाँ तक कि तेज़ हवा में भी वो खड़े रहते हैं, उनके अंदर वो स्ट्रेंथ रहती है क्योंकि उनके जो सेल्स हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। इन जनरल एनिमल्स कैन मूव। आमतौर से जो एनिमल्स है वो मूव कर सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि स्पंजेस हो गया, वो इमोबाइल होते हैं, मतलब वो मूव नहीं करते, वरना ज़्यादातर जो एनिमल्स है वो मूव कर सकते हैं। विदाउट अ रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल्स कैन चेंज शेप ईजिली। अब रिजिड सेल वॉल ना होने की वजह से जो एनिमल सेल्स हैं वो आसानी से शेप चेंज कर सकते हैं। दिस सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी इवेंचुअली हेल्प्स मेक देयर बॉडीज सूटेबल फॉर लोकोमोशन। अब ये जो सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब सेल में रिजिड सेल वॉल है नहीं तो सेल अपना शेप चेंज कर सकता है। इसी की वजह से जो एनिमल्स है उनकी बॉडी सूटेबल होती है लोकोमोशन के लिए, यानी मूवमेंट के लिए। ये चीज़ मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाई थी कि अगर एनिमल सेल्स के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती तो जैसे मसल सेल्स का काम क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, मतलब साइज छोटा होना, बड़ा होना, यानी उनका शेप चेंज हो रहा है कि नहीं। उसी की वजह से मसल सेल्स वर्क कर पाते हैं और ओवरऑल जो मसल है वो वर्क करती है और उसी की वजह से मूवमेंट हो पाता है। अगर इन मसल सेल्स में सेल वॉल भी प्रेजेंट होती तो जो मसल सेल्स हैं वो अपना शेप चेंज ना कर पाते, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ना कर पाते, उसकी वजह से जो मसल है वो वर्क ना कर पाती और हम मोशन नहीं कर सकते थे। मोशन तो छोड़ो, आइज़ भी ब्लिंक नहीं कर सकते। जो भी मूवमेंट होता है बॉडी के अंदर वो मसल की वजह से होता है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है। जब मसल अपना शेप ही नहीं चेंज कर पाएगी तो वो वर्क ही नहीं कर पाएगी और जो एनिमल है वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। एक और जो बड़ा डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल के बीच में वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भाई खाना पानी कैसे वो लोग लेते हैं। एनिमल्स हैव टिश्यूज दैट हेल्प देम डाइजेस्ट फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट फूड सोर्सेज। अब एनिमल्स में ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में, वो फूड जो अलग अलग सोर्स से ऑब्टेन किया गया हो। जैसे कुछ एनिमल है प्लांट खा रहे हैं या किसी दूसरे एनिमल को खा रहे हैं, तो कहीं से भी फूड वो ले रहे हैं, उनकी बॉडी के अंदर ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट हैं जो उस फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। वाई प्लांट्स हैव टिश्यूज दैट हेल्प देम यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर सिंथेसाइजिंग द फूड कॉम्पोनेंट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। वहीं जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट हैं जो उनकी मदद करते हैं सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने में, यानी इस्तेमाल करने में, ताकि वो सिंथेसिस कर सकें, बना सकें फूड कॉम्पोनेंट्स थ्रू प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब सिंपल सा कहने का ये है कि एनिमल के अंदर ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। कि भैया हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो खाना बना ले, खाना बाहर से ले लो, डाइजेस्ट कर लेंगे हम। वहीं जो प्लांट है वो बेचारे इधर उधर तो जा नहीं सकते। अब अगर अपनी जगह खड़े रहेंगे तो फूड बड़ी मुश्किल से उनके पास पहुंचेगा, तो इसीलिए उनके बॉडी के अंदर ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके फूड बना देते हैं। कि भैया कहीं आप जा नहीं सकते तो एक काम करो, फूड खुद ही बना लो, बाहर से लेना ना पड़े। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिस्टिंक्ट टिश्यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसी तरह से प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग तरीके के टिश्यूज हैं फूड और वाटर को बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मतलब वही फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट होना है। प्लांट में अलग तरीके के टिश्यू ये काम करते हैं, एनिमल्स में अलग तरीके के टिश्यू। द ग्रोथ पैटर्न इन एनिमल्स एंड प्लांट ऑल्सो वेरी बिकॉज द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ डिफर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसी तरह से जो ग्रोथ पैटर्न है, यानी प्लांट और एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है उसका जो पैटर्न है वो भी वेरी करता है, मतलब वो भी अलग है, क्योंकि वो टिश्यू जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ग्रोथ कराते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो फंक्शन है वो अलग है। यानी प्लांट में अलग तरीके का टिश्यू है जो ग्रोथ कराता है, एनिमल्स में अलग तरीके का टिश्यू है जो ग्रोथ कराता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल टिश्यू रिलेट टू दियर स्पेसिफिक फंक्शन। इस चैप्टर में हम ये लर्न करेंगे कि किस तरीके से प्लांट और एनिमल टिश्यू के जो स्ट्रक्चर हैं वो रिलेट होते हैं उनके स्पेसिफिक फंक्शन से। मतलब जो अलग अलग तरीके के प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ हैं वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो इस वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर उसी हिसाब से बना है। तो इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मीट अ साइंटिस्ट। B.G.L. Swami was a renowned Indian botanist known for his contribution to the area of plant morphology and anatomy. अब B.G.L. Swami एक जाने माने इंडियन बॉटनिस्ट हैं
बॉटनिस्ट वो लोग होते हैं जो प्लांट वगैरह की स्टडी करते हैं। इनको जाना जाता है, इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर और प्लांट एनाटॉमी के अंदर। अब ये मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी क्या होता है? देखो, एक तो होता है प्लांट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब आपने प्लांट को देखा तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व हुई। उसकी लीफ कैसी है, लीफ में जो वेन्स होती है उसका जो पैटर्न है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा ग्रेड 6 के अंदर। विनेशन जिसको हम कहते हैं, पैरेलल विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन, तो ये चीज़ आपको बाहर से देख के ऑब्जर्व हो जाती है। उनकी रूट कैसी है, स्टेम कैसी है, कैसे फ्रूट्स हैं, मतलब बाहर से देख के जो प्लांट की स्टडी की जाती है वो कहलाती है प्लांट मॉर्फोलॉजी। वहीं प्लांट एनाटॉमी के अंदर प्लांट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसे किस तरह के टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, प्लांट के अंदर जो सेल्स हैं वो किस तरह के हैं, उन सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो प्लांट के जब इंटरनल स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं तो वो आता है प्लांट एनाटॉमी के अंदर। हिज बुक हसरू होन्नु इज पॉपुलर बुक इन कन्नड़ लैंग्वेज। इनकी एक बुक है कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर। इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ साइंस, सटायर एंड कल्चर। उस बुक के अंदर साइंस की भी बातें हैं, सटायर भी है, मतलब थोड़ा सा फन और मजाक वाली भी चीज़ें हैं, और जो कल्चर संस्कृति से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी उस बुक के अंदर है। द बुक डिस्क्राइब्स द बॉटेनिकल एक्सकर्जन इन द फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। एक्सकर्जन का मतलब होता है सैर करना, घूमना फिरना। बॉटेनिकल एक्सकर्जन का मतलब प्लांट को ऑब्जर्व करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए घूमना फिरना। मान लो किसी फॉरेस्ट एरिया में आप गए ताकि प्लांट के बारे में जान सकें, स्टडी कर सकें, प्लांट की चीज़ें कलेक्ट कर सकें, तो ये कहलाएगा बॉटेनिकल एक्सकर्जन। तो इस बुक के अंदर डिस्क्राइब किया गया है बॉटेनिकल एक्सकर्जन वेस्टर्न घाट्स के फॉरेस्ट का। मतलब ये जो बीजीएल स्वामी है ये वेस्टर्न घाट्स के फॉरेस्ट के अंदर गए, वहाँ पर जो प्लांट्स वगैरह हैं उसको देखा, ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की। तो जो चीज़ें उनको ऑब्जर्व हुई उसी के बारे में इन्होंने इस बुक के अंदर मेंशन किया है। एंड इज़ अ ट्रेजर ऑफ प्लांट डिस्क्रिप्शंस। और ये खजाना है, मतलब ये जो बुक है वो एक खजाने की तरह से है प्लांट डिस्क्रिप्शन के बारे में, यानी बहुत तरीके के प्लांट के बारे में डिटेल में चीज़ें दी है। यूटिलाइजेशन के बारे में, मतलब उस प्लांट का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस के बारे में, कैसे प्लांट्स को, ट्रीज़ को बचा सकते हैं। फिर बॉटनिकल फोकलोर्स एंड मिथ्स जो हैं, फोकलोर्स मतलब ट्रीज़ या पेड़ पौधे से रिलेटेड जो कहानियाँ हैं उसके बारे में इस बुक के अंदर है। जो मिथ्स हैं, मतलब जो मान्यताएं हैं कि भाई ये पेड़ है, इस पे आत्मा आती है, इस पे ये होता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं जिस पे साइंस बिलीव नहीं करता, उन चीज़ों के बारे में भी इन्होंने उस बुक के अंदर लिखा है। द बुक वन द केंद्र साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1978। तो इस बुक को अवार्ड भी मिला है। तो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक भी ज़रूर से कर दिया करो, क्योंकि इससे क्या होता है, देखो व्यूज़ अगर मिलेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और फिर उसकी वजह से मैं वीडियोज़ को जल्दी ला सकूँगा और वीडियो को बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। रिवीजन वीडियोज़ मैंने प्लान की है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं वो सारी चीज़ें मैंने प्लान की है। नोट्स पे भी वर्क मैंने स्टार्ट किया है। तो वो सारी चीज़ें टाइमली कंप्लीट तब हो पाएंगी जब आपकी तरफ से भी सपोर्ट होगा। और वो आप कैसे कर सकते हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके।